नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और आज झारखंड में फिलहाल वोटिंग हो रही है और अभी की अगर हम बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की 3 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक 59.28% अब तक वोटिंग हुई है। 3 बजे तक की अपडेट है। 43 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग हो रही है। सुबह से ही हम ये देख रहे हैं, लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो आई है वो सरायकेला से है, जहां पर 66.38% लोगों ने वोट किया है अब तक 3 बजे तक, और सबसे कम शहरी इलाका रांची, जहां पर 53% लोगों ने अब तक मतदान किया है। बहुत सारी ऐसी जगह है, 950 ऐसे बूथ हैं जहां पर सिर्फ 4 बजे तक ही वोटिंग हो सकती है। ये सेंसिटिव एरियाज हैं, हालांकि इसको लेकर विपक्ष की तरफ से ये बात कही गई थी, माफ कीजिएगा, सरकार की तरफ से, यानी कि जेएमएम और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया था कि 4 बजे तक ये वोटिंग क्यों रखी गई है, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। और अगर हम पूरे झारखंड की बात करते हैं 43 सीटों की, तो 5 बजे तक वोटिंग हो पाएगी इन 950 बूथों के अलावा। वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ बताता है कि आखिर जो मतदाता है उसमें कितना उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वो बदलाव के लिए वोट कर रहा है या फिर सरकार में जो हैं उनको बने रहने के लिए वो वोट कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती है तब भी बड़े पैमाने पर वोट होता है, और बहुत सारी जगहों पर हमने प्रो इनकम्बेंसी भी देखी है कि उसके लिए भी लोग बड़ी तादाद में कि सरकार बनी रहे उसके लिए भी वोट करते हैं। 43 सीटों पर आज जहां पर वोटिंग हो रही है, उनमें से हम बात अगर करें तो इसमें से 17 जो हैं वो जनरल सीटें हैं। एसटी की अगर हम बात करते हैं, रिजर्व सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब की वो 20 है, और शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो 6 रिजर्व सीटें हैं। 2019 की कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, रिजल्ट की अगर बात करें, तो जेएमएम को 17 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी, आरजेडी को 1 मिली थी, एनसीपी को और 1, और इंडिपेंडेंट को 1 मिली थी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन फिलहाल झारखंड की अगर हम बात करें तो पूरी सेंट्रल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की महीनों से झारखंड में डेरा डाले हुए है। वो किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके झारखंड को जीतना चाहती है। विपक्ष का ये कहना है क्योंकि वहां पर काला सोना है और अडानी के हाई स्टेक वहां पर लगे हुए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो फौज है वो वहां पर महीनों से छोड़ी हुई है। और जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पूरा झारखंड में किया जा रहा है, घुसपैठियों का मुद्दा, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में, आपको पता ही है कि वो ऐसा जरूर होता है कि अगर किसी राज्य में 2 फेज में वोटिंग है तो जहां जिन सीटों पर वोटिंग नहीं हो रही है उनमें से किसी इलाके में वो रैली जरूर करते हैं। तो आज उनकी रैली थी और फिर से उन्होंने घुसपैठ का मामला उठाया कि ये घुसपैठिए, यानी कि मुसलमान आपकी रोटी छीन कर लेकर जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा था ये आपकी रोटी और बेटी छीन कर जा रहे हैं। घुसपैठ का मामला, कटेंगे बटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये कहना कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो जातियों में बांट रहे हैं। और बाकायदा तौर पर एक रैली में तो उन्होंने जातियों के तमाम नाम लिए कि किस जाति से किस जाति को लड़ाया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि 10 साल से केंद्र में सरकार है लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए सिर्फ एक एजेंडा है और वो है ध्रुवीकरण का। हेमंत बिस्व शर्मा जैसे जो चेहरे हैं उनको पूरी तरीके से वहां पर आप ये देखिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए वहां पर छोड़ा गया है। योगी आदित्यनाथ का नारा तो आप देख ही रहे हैं, कटेंगे बटेंगे, वो लगातार काम करता हुआ नजर नहीं आया, तो उसको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से एक तरह से बदल दिया गया है। और जब झारखंड में आज वोटिंग हो रही है और इसके साथ साथ तो और भी कई विधानसभाओं में उपचुनाव के लिए और कई वायनाड जैसी जगहों पर, वहां पर भी प्रियंका गांधी मैदान में है और वहां पर भी वोटिंग हो रही है, उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जब झारखंड में वोटिंग हो रही है, इसके बीच नरेंद्र मोदी की सरकार को और योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। बुलडोजर अन्याय, मैं इसको अन्याय बोलूंगी, बुलडोजर
अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि अगर कोई दोषी है या फिर आरोपी है, इसके आधार पर आप किसी के सपनों का आशियाना आप बुलडोज नहीं कर सकते हैं। ये अधिकारी कोई जज नहीं है, कार्यपालिका जज नहीं है कि आप जज बनकर आप खुद ही तमाम फैसले कर रहे हैं, आप खुद ही इंसाफ कर रहे हैं। और किसी ने जो सालों की मेहनत के साथ अपना एक आशियाना बनाया, जो किसी का भी ख्वाब होता है, आप उसको चकनाचूर कर दें, उसको तोड़ दें, उसको जमींदोज कर दें। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इसको लेकर गाइडलाइंस बनाई हैं। अब योगी आदित्यनाथ क्योंकि अभी 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर झोंकी हुई है और वो चाहती है कि लोकसभा में जिस तरह से उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था उत्तर प्रदेश में, वो अपनी इज्जत इन 9 सीटों पर बचा लें। और इसीलिए तमाम तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है और इस सबके बीच एक बड़ा झटका ये कह सकते हैं कि कटेंगे बटेंगे की उस राजनीति को, उस सांप्रदायिक राजनीति को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पर विराम लगाया है। आपने जगह जगह पर देखा होगा कि बुलडोजर बाकायदा तौर पर रखकर चुनाव प्रचार हो रहा था और होता रहा और योगी आदित्यनाथ का बाकायदा तौर पर स्वागत बुलडोजर से होता था। और उसी को एग्जाम्पल लेते हुए मध्य प्रदेश और ऐसे ही कई राज्यों ने ये मान लिया कि आप किसी भी मजलूम का घर या फिर कोई सिर्फ आरोपी है या किसी के ऊपर शक है, आप उसका घर जो है वो बुलडोज ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। झारखंड चुनाव के बीचों बीच जब वोटिंग हो रही है और सिर्फ 1 घंटे का वक्त, 1 घंटे से भी कम का वक्त अब वोटिंग में बचा है, आज हम ये समझेंगे कि क्या वोटिंग परसेंटेज से और जिस तरह आज लोगों का जो मूड देखा गया है चुनाव में वोटिंग के दौरान, क्या उससे ये पता लग सकता है कि झारखंड में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या इंडिया गठबंधन ने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा है कि उसकी सरकार की वापसी होगी, या फिर जिस तरह की नफरत की सियासत, पूरी ताकत, पैसा, सब कुछ जो झोंका गया बीजेपी की तरफ से, उसका भी कुछ फायदा उसको होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। इस पर हम चर्चा करेंगे ताकि पता चल सके कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ फिलहाल संजय रंजन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड की सियासत को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं और लगातार जमीन पर जाकर लोगों से बात कर हकीकत लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अब से कुछ देर में शाहनवाज साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। संजय जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल आपसे, अगर 3 बजे तक 59.28% तक मतदान हुआ है, तो 5 बजे तक आपको क्या लग रहा है, क्या ये 70 के आसपास हो सकता है? और इससे क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग दरअसल क्या सोच रहे हैं, किस तरफ वो जा रहे हैं, क्या उनका रुझान है? और एक और बात जो हम लगातार देख रहे हैं चुनाव के बाद, कि अमूमन ये होता था कि देर शाम तक, देर रात तक ये पता चल जाता था कि वोटिंग परसेंटेज आखिर फाइनल क्या है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगले दिन और उसके भी अगले दिन जाकर कहीं पता चलता है वोटिंग परसेंटेज, और जिसमें विपक्ष लगातार धांधली का इल्जाम चुनाव आयोग पर लगाता रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो। तो ये भी एक बड़ा मसला है और ये संगीन मामला है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और ये जो 3 बजे तक का जो आंकड़े हैं मतदान के प्रतिशत का, उसमें जरूर इजाफा होगा और मुझे लगता है कि 65% के पार जो है यह आंकड़ा जा सकता है, चूंकि ज्यादातर जगहों पे 4 बजे तक का ही वोटिंग का समय रखा गया था। और उसके बाद कुछ जो सेंसिटिव जो इलाके हैं उसको देख करके यह तय किया गया। आपने बाकायदा इंट्रो में बताया भी कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे इंडिया अलायंस ने इसका विरोध भी किया था, कई सवाल भी खड़े किए। लेकिन चूंकि झारखंड जो अब तक 5 चरणों में मतदान होते रहा है, यहाँ पे इस बार 2 चरण में मतदान हो रहा है और ऐसे में कई तरीके के जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए गए हैं। उसमें से एक ये है कि जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें 4 बजे तक ही मतदान होंगे। तो आप ये समझिए कि 5 बजे तक मुझे जो लग रहा है कि संभवतः 65% तक का जो ये आंकड़ा है वो ये जरूर छुएगा। लेकिन एक चीज जिस तरफ आप इशारा की कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी आंकड़ों को जो है आखिरी नहीं माना गया। इवन 1-2 दफा ऐसा भी हुआ कि जब आंकड़े बता दिए गए, स्पष्ट कर दिए गए,
उसके 2 दिन बाद जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ भी आज आखिरी मान करके तो नहीं चला जा सकता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये जो 43 सीटों पे जो आज मतदान हो रहा है और जो कोल्हान का जो 14 सीटें इसमें है, वो काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को कोल्हान में जीरो मिला था। वहां पे एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। एकमात्र सरयू राय जो जीते भी, हालांकि वो बीजेपी के ही साथ उनको माना जाता रहा है और इस बार भी एनडीए फोल्डर में वो जमशेदपुर पूर्वी की जगह जमशेदपुर पश्चिमी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव हराया था। हालांकि उस जीत में उनके साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट अब जो बीजेपी में चले गए हैं, गौरव बल्लभ, उस वक्त कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पे, उनको समर्थन नहीं देकर के लालू यादव की पार्टी और हेमंत सोरेन की पार्टी ने घोषणा कर दिया था सरयू राय को समर्थन को लेकर के। तो वो चीजें बनी थी, लेकिन अब उसी 14 पे इसलिए भी फोकस है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और सोरेन परिवार के सबसे नजदीक रहे हेमंत सोरेन जब जेल में गए तो चंपई सोरेन को उन्होंने मौका दिया। वही चंपई सोरेन अब कोल्हान चले गए हैं, कोल्हान में बीजेपी के नेता हो गए हैं और वो काफी मायने रख रहा है। अर्जुन मुंडा कोल्हान से बाहर नहीं निकले, तो कई तरीके से वहां पे मेहनत की जा रही है। लेकिन फिर भी जो मतदान के जो प्रतिशत हैं, जो रुझान हैं, जो जर्नलिस्ट जो घूम रहे हैं, जो हमारे साथी भी घूम रहे हैं, उससे उनसे जरूर यह समझ में आ रहा है कि जिस तरीके की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान से थी, उस तरीके से जो है उनको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बंद डिब्बे में क्या कुछ होगा, अभी से कुछ भी बोला नहीं जा सकता है, लेकिन जो चीजें समझ आ रही है काफी करीब से देखने पे कि मैक्सिमम 3 से 4 सीटें जो हैं कोल्हान में बीजेपी को मिल पाएंगी। जैसा कि उम्मीद ये लोग कर रहे हैं एनडीए के लोग कि 6 से 7 सीटें वहां से निकल सकती हैं, मैक्सिमम 8 सीटों तक की बातचीत हो रही है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम 4 सीटें जो है कोल्हान से बीजेपी को मिल सकती है। और खास करके मैंने कई तरीके से जो है चीजों को समझने की कोशिश किया है, जिसमें जो ये 43 सीटें हैं उसमें कौन कहाँ किस परिस्थिति में है। आप देखिए कि अगर आप एक एक सीट पे भी बात करेंगे तो मैं आपको बताने की स्थिति में आज के डेट में हूं, क्योंकि हम लोग और मेरी पूरी टीम जो है हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और देख पा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो इंडिया अलायंस जो हेमंत सोरेन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, एक लाइन में अगर देखा जाए तो तमाम बड़े संसाधन, पैसे, बड़े नेताओं की फौज के बावजूद हेमंत सोरेन और उनका जो पूरा अलायंस है वो मजबूती के साथ डटा हुआ है। और यही वजह है कि झारखंड में जो झारखंड से जो लोग यहाँ पे जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या फिर ग्राउंड लेवल पे जो चीजें देख पा रहे हैं, वो काफी कुछ भी अभी स्पष्ट बोलने के स्थिति में नहीं है। आप देखिए कि 5 बजे के बाद आज रात 8-9 बजे तक जो है वो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि दरअसल चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इतना स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेकेंड फेज में क्या कुछ होता है वो काफी मायने रखेगा, चूंकि ट्राइबल सीटें जो 28 है झारखंड में आदिवासियों के लिए रिजर्व, उसमें से 20 सीटों पे पहले ही फेज में चुनाव हो रहा है। 9 जो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं रिजर्व, उसमें से 6 सीटों पे पहले ही फेज में चुनाव हो रहा है। तो ये काफी मायने रखता है और इन सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा 2-3 सीटों पे अगर आप छोड़ दें तो बहुत कमजोर नहीं है। अभी जो ट्राइबल सीटें हैं, ये 2 सीट आपको याद होगा कि 2019 में जो खूंटी और तोरपा की सीट, जो 28 में से 2 सीट बीजेपी के पास चला गया था, उसमें से भी तोरपा की जो सीट है वहां से जो खबरें आ रही है कि वहां भी चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। हो सकता है कि इंडिया अलायंस के जो वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट हैं, सुदीप गुड़िया, जीतन गुड़िया भी उनका नाम है, तो वो कहीं ना वो सीट जीत ले। हालांकि खूंटी काफी महत्वपूर्ण है। खूंटी जो नीलकंठ सिंह मुंडा है, आप उनके बारे में जानना चाहिए कि नीलकंठ सिंह मुंडा के भाई कालीचरण सिंह मुंडा हैं, जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एमपी का चुनाव पिछली बार भी लड़े थे, जो महज कुछ 1200-1100 वोटों से चुनाव हारे थे, और इस बार वो तकरीबन लाख के आसपास वोटों से अर्जुन मुंडा को उन्होंने चुनाव हराया। और उन्हीं के छोटे भाई हैं नीलकंठ सिंह मुंडा, जो खूंटी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो खूंटी विधानसभा की जो सीट है
वहां पे बीजेपी ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और जेएमएम बहुत कमजोर है। वहां नीलकंठ सिंह मुंडा बहुत स्ट्रांग है। उनका जो अपनी जो ताकत है, उनके जो परिवार की जो ताकत है, भले ही एक भाई बीजेपी में है, एक भाई कांग्रेस में है, लेकिन इन दोनों भाइयों की जो पकड़ है वो उस खूंटी पे दिखता है। हम लोग 2-3 बार इस चुनाव में खूंटी भी गए, वहां पे लोगों से हम लोगों ने मिला। वहां जो अगर आप कैमरे के पीछे अगर लोगों से बातचीत करेंगे तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो लोग हैं, कांग्रेस के भी जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा नीलकंठ सिंह मुंडा के विरोध में नहीं रहते हैं। हालांकि उसमें भी सेंधमारी करने की कोशिश हेमंत सोरेन ने किया है, रामसाय मुंडा को वहां टिकट दिया, बहुत उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो उनको जाके बताना पड़ा कि रामसाय मुंडा कौन है, कितने वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो वहां वो परिस्थितियां नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस जो है पहले फेज जी। में कमजोर तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ सीटें जो सिमडेगा की सीट थी, जहां पे पिछली दफा कांग्रेस पार्टी के भूषण बाड़ा चुनाव जीते थे, और जो बिशुनपुर है, जो आरएसएस का उधर पूरा एक्सपेरिमेंटल जोन माना जाता है, आरएसएस ने बहुत काम किया है। तो बिशुनपुर जो चमरा लिंडा, जो आपको याद होगा कि लोहरदगा से वो बागी होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, हालांकि तब भी कांग्रेस के सुखदेव भगत ने वहां से जीत दर्ज की और अच्छी जीत दर्ज की। वो चुनाव लड़ रहे हैं जेएमएम के टिकट पे, उनकी वापसी हो गई थी पार्टी में। लेकिन वहां पे एक झारखंड पुलिस सेवा से जो है को छोड़ करके जगन्नाथ उरांव करके एक व्यक्ति हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और माना जा रहा है कि बिशुनपुर का मामला जो है, जो सिटिंग सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरीके की कई ओके। सारे समीकरण जो है अलग अलग सीटों पे पड़ रहा है। कोल्हान में लेकिन अर्जुन मुंडा लेकिन की जो पत्नी है। संजय जी, लोगों को ये जानने में भी बहुत दिलचस्पी है कि जो चंपई जी। सोरेन आखिरी वक्त में उनका बहुत अपमान हुआ, ये कहते हुए जब वो वहां पर गए और फिर अमित शाह उनको मंच से ओ चंपई करके बुलाते हैं, और उनको जिस तरह से जो रेस्पेक्ट उनको लगता था शायद भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी, जो जेएमएम में चीफ मिनिस्टर बनाकर उनको नहीं मिली, उनका असर बीजेपी को शायद ये लग रहा था कि जो 28 सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं 81 में से, उनको लग रहा था उसमें बहुत उनका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो तो अपने इलाके से बाहर तक भी नहीं निकल पाए ढंग से कैंपेन करने के लिए। तो अपनी सीट वो बचा लें, क्या इस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है, या आपको लग रहा है वाकई में कोलन जो है वहां पर उनका कोई प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहा है? नहीं, देखिए, चूंकि चंपई सोरेन एक पॉलिटिकल लीडर तो है ही, आदिवासी लीडर तो है ही, इनमें तो कोई खारिज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो बीजेपी में रहें या फिर जेएमएम में रहें। वो एक आंदोलनकारी के तौर पे भी उनकी एक छवि रही है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन भी उन पे जो है टिप्पणी करने से बचते हैं। लेकिन आप जो एक इशारा कर रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन स्पष्ट लग रहा है कि वो जीत ही जाएंगे, या फिर उनका वो अपनी सीट भी बचाने में असफल हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि सरायकेला की सीट भी वो लूज कर जाएं, क्योंकि जो आदित्यपुर का जो इलाका है, जो आपके जो दर्शक जो झारखंड को बारीकी से समझते हैं करीबी से, वो उनको समझ में आएंगी चीजें कि आदित्यपुर जो शहरी इलाका है, वहां किस तरीके से लोग इनको बढ़कर चढ़ करके वोट करते हैं। क्योंकि शहरी इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है, जो उत्साह है, देखिए इस पूरे चुनाव का एक लाइन में अगर आपके दर्शक समझ पाए मैम, तो वो दरअसल ये है कि हेमंत सोरेन को हटाने को लेकर के बहुत ज्यादा कोई आक्रोश नहीं दिख रहा है पूरे झारखंड में। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि किसी और को लाने के लिए भी उत्साह नहीं दिख रहा है। तो ये एक बेनिफिट जो है, मतलब चुनाव दो तरीके के होता है, मैं जो समझ पाता हूं, कि या तो आप किसी को हराने के लिए, हटाने के लिए वोट करते हैं, और नहीं तो फिर किसी को लाने के लिए। एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि भाई कौन होगा, हेमंत सोरेन नहीं तो, जैसे एक सवाल होता है ना कि मोदी नहीं तो कौन वाली बात, तो वो एक सवाल यहाँ है जरूर। वो भले ही सोशल मीडिया पे उस तरीके से वो नहीं आ रहा हो, लेकिन हेमंत सोरेन के सामने कौन है, इस तरीके की बातचीत जरूर होती रही है। तो कोई एक्साइटमेंट उस तरीके का नहीं है, क्योंकि बीजेपी मजबूत है। आज के डेट में भी आप देखिए कि 68 सीटों पे सबसे ज्यादा, जो 81 में ज्यादा सीटों पे कौन लड़ रही है पार्टी, तो वो बीजेपी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मात्र 43 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे झारखंड में बीजेपी की एक अपनी पकड़ है। आजसू जो पिछली दफा अलग होकर के चुनाव लड़ा, हालांकि ये भी एक सत्य है कि सिर्फ 2014 के इलेक्शन में ही आजसू और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़े थे दोनों लोग। तो इस बार जो है फिर से दोनों साथ आ गए हैं।
तो आंकड़ों में अगर हालांकि 2 और 2 4 तो नहीं होता है पॉलिटिक्स में, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो वो चीजें मैं जो देख पा रहा हूं कि 2 और 2 4 वाली स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। अब देखिए अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो एक अलग बात है, कोई नाराजगी नहीं है, आक्रोश नहीं है उस स्तर का। युवाओं में नाराजगी जरूर है नौकरी के मसले पे। उम्मीद चूंकि हेमंत सोरेन से था और उस उम्मीद पे हेमंत सोरेन बिल्कुल आसपास भी काम करते हुए नजर नहीं आए। कोशिशों भी उस तरीके से नहीं हुई, भले ही उसको लेकर के कोरोना या फिर वो ईडी की जो कार्रवाई है उसको आधार बताते रहे, लेकिन संकट है कि फिर नौकरी के मसला पे करेगा कौन? जब इधर से मुड़ करके जब बीजेपी की तरफ देखते हैं तो उधर भी वही परिस्थितियां हैं, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और यही वजह है कि मैं यह बोलने की स्थिति में हूं कि पहले फेज में हेमंत सोरेन जो है कमजोर पड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोल्हान में जो चीजें जो दावा किया जा रहा है कि 14 की 14 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, एनडीए के लोग जीत जाएंगे, वो चीजें होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जदयू जो 2 सीटें मिली है, एक जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ की सीटें, वहां पे तमाड़ में जो जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं विकास मुंडा, वो कमजोर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरयू राय कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी में। बन्ना गुप्ता वहां पे जो मौजूदा मिनिस्टर भी हैं हेमंत कैबिनेट में, वो लड़ रहे हैं और इन दोनों की लड़ाई पिछले 5 साल से चल रही है। सरयू राय का को लेकर के जो परसेप्शन है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी एक छवि है, वो छवि में भी डेंट पड़ा है लोकसभा चुनाव के दौरान से। जो उनका जो पॉलिटिकल मूव रहा धनबाद को लेकर के, जो उनकी बयानबाजी हुई, बाद में जिस तरीके से वो बैक किए, ओबीसी मोर्चा ने जिस तरीके से उन पे हमला शुरू किया और कैसे उनको बताया कि आप सिर्फ पिछड़ा विरोधी हैं, जो भी नेताओं के पीछे आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते रहे हैं उसमें 99% जो है वो पिछड़े समाज से आने वाले नेता थे। आप जो अपर क्लास के नेता हैं उन पे आप बोल नहीं पाते हैं, उनके लेकर के सवाल नहीं खड़ा करते हैं। तो इस तरीके से जो उन पे हमले हुए और बन्ना गुप्ता जिस तरीके से हमलावर रहे, सदन के अंदर सदन के बाहर, इवन कोर्ट तक जो मामले गए, तो वहां मुझे जो लगता है कि एक जो डेट हुआ है सरयू राय को लेकर के, उसमें उनको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब तो परिणाम सब कुछ ही तय कर पाएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां। जी संजय जी, एक और सवाल, जो एक फैक्टर जो बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ से जब हम झारखंड को देखते हैं, तो कल्पना सोरेन वो एक ऐसा लग रहा है कि एक नया चेहरा, एक नई, एक पॉलिटिशियन हम कह सकते हैं, एक फ्रेश चेहरा जो है वो झारखंड को कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, वो मिलता हुआ उनको नजर आ रहा है। और बहुत मांग भी थी, मांग लगातार है उनकी अलग अलग जगह कैंपेन करने के लिए कल्पना सोरेन की। और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि बीजेपी ने बाकायदा तौर पर एक बहुत ही वाहियात उनके लिए एक नेगेटिव कैंपेन पूरा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, तमाम जगहों पर कल्पना सोरेन को टारगेट करते हुए चलाया। तो कल्पना सोरेन का फैक्टर कितना काम करता हुआ नजर आ रहा है महिला वोटर्स में, क्योंकि वो बहुत लाग लपेट के बात नहीं करती हैं, बिल्कुल सीधा बात करती हैं और बहुत ही धारदार तरीके से अपनी बात को रखती हैं, और फ्रेश चेहरा भी है तो लोगों को उनको सुनने में मजा भी आता है। देखिए कल्पना सोरेन का जो फैक्टर है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है, खास करके झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में। आप देखिए कि शुरुआती दिनों से ही जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और उस वक्त जब परिवर्तन यात्रा बीजेपी चला रही थी और दूसरे तरफ मैया सम्मान आभार यात्रा चलाया जा रहा था, तो उन 2 कार्यक्रमों का, एक बीजेपी का और एक जेएमएम का जो कार्यक्रम हो रहा था, सरकार का ही कार्यक्रम था उस वक्त, लेकिन वो जेएमएम का ही मान करके चला जाना चाहिए। उस वक्त भी अगर आप देखेंगी तो जो भीड़ जुट रही थी कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में, वो कई गुना ज्यादा अधिक जो है बीजेपी के कार्यक्रमों से भीड़ थी। बीजेपी के कार्यक्रम में कई ऐसे कार्यक्रम जहां पे खाली कुर्सियां निकल करके आई और पता चला कि कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। आप इन सब चीजों को अगर किनारे भी कर दें तो मैं कल हिमंता बिस्वा शर्मा का इंटरव्यू कर रहा था और उस इंटरव्यू में मैं यह देख पा रहा था कि वो ज्यादा जो फोकस्ड हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो रह करके कल्पना सोरेन की एक्टिविटी और वो जिस तरीके से बोल रही हैं, या फिर जैसे कि उनका एक बयान आया परसों की, उनको प्रचार प्रसार जिस दिन थमा 4 बजे, तो परसों देर शाम 4 बजे, तो उस दौरान कल्पना सोरेन ने जो है एक आरोप लगाया कि कैसे उनको जो है हेलीकॉप्टर को रोका गया और वो सभा में नहीं पहुंच पाई।
ठीक है कि वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग था, इथिकल चीजें यहाँ पे थोड़ा सा किनारे करके भी अगर बातचीत की जाए, तो उस बयान को लेकर के भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने ना केवल ट्विटर पे पोस्ट किया, बल्कि मेरे इंटरव्यू में भी कई मौकों तक जो है कई देर तक उन्होंने चर्चा की, और उसके बाद वो कैसे एक्टिविटी कर रही हैं, गाड़ियों पे खड़ी हो जा रही हैं, वो क्या बोल रही हैं, किस तरीके का आरोप लगा रही हैं। तो कल्पना सोरेन जरूर परेशान कर रही हैं वो, और वजह यह है कि उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। उनका जो भाषण देने का जो अपनी जो शैली है, भाषण शैली है, वो यहाँ के लोग और मैं जो देख पा रहा हूँ नेताओं को पिछले 13-14 वर्षों में झारखंड में, इसमें ये कहने में भी जो है मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड के जो पॉलिटिकल जो भी लोग हैं उसमें कल्पना मुर्मू सोरेन बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छा उनकी भाषण शैली है। वो टू वे कम्युनिकेशन रखती हैं, वो बात करती हैं तो उसमें फीडबैक लेती हैं, पूरा मंच का इस्तेमाल करती हैं, इधर से उधर घूम करके बात करती हैं। और अब देखिए कि वो जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कल्पना मुर्मू सोरेन थी, उनमें जो झारखंड के लोग, जो इंडिया अलायंस के लोग जो उनको देखना सुनना पसंद कर रहे थे, वो हेमंत सोरेन को ढूंढते थे, क्योंकि उस वक्त हेमंत सोरेन जेल में थे। इस वक्त हेमंत सोरेन भी बाहर हैं और वो अपने हिसाब से अपना कैंपेन कर रहे हैं। बावजूद इसके कल्पना मुर्मू सोरेन की सभाओं में भीड़ जुट रही है, उनकी कही गई बातों को अगर व्यूज के माध्यम से, चूंकि आजकल लाइक व्यूज का बहुत बड़ा हो गया है, मैं भी डिजिटल मीडिया का ही हिस्सा हूं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो खबरें लग रही हैं, उन खबरों में सबसे ज्यादा अगर लोग देखना पसंद कर रहे हैं या ढूंढ करके सुनते हैं, तो वो कल्पना मुर्मू सोरेन ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी मैं एक नया बदलाव देख रहा हूं कि नेहा महतो, जो सुदेश महतो की वाइफ हैं, आजसू पार्टी के नेता हैं, सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, एनडीए का हिस्सा हैं, वो भी एक्टिव हो गई हैं, वो भी प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो इन दोनों को लेकर के, हालांकि कल्पना मुर्मू सोरेन और नेहा महतो का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, नेहा महतो का भी एंट्री हुआ है, वो धीरे धीरे अपना काम कर रही हैं, लेकिन कल्पना सोरेन बहुत सलीके से लोगों को अपील कर रही हैं, अपनी बातों को रखती हैं, अपने किए गए कामों को याद दिलाते हैं, जो काम नहीं हो पाया उसके पीछे की भी वजहें बता रही हैं कि क्यों नहीं वो कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे तो लगता है कि कल्पना मुर्मू सोरेन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गई हैं झारखंड के इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। पिछले बार लोग उनको उस तरीके से नहीं देख रहे थे, तब भी हम लोग यह बोल रहे थे कि वो असर कर रही हैं और उसका परिणाम होगा। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में ट्राइबल सीटों पे इंडिया अलायंस के लोग ही जीते। इस बार भी जो ट्राइबल समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसमें तो सीधे तौर पे कोई वोटों का बंटवारा होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं, तब जबकि ओवैसी की पार्टी ने भी कई जगहों पे ट्राइबल में भी आप टिकटें दी कह है। रहे हैं कि ट्राइबल वोट भी नहीं बट रहा है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत फोकस हमने नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का ट्राइबल वोट पर देखा। उनको ये लगा कि इसमें सेंधमारी सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी तो शायद उनको लगता है मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन वो मैनेज करके वो सत्ता पर हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि जेएमएम की पकड़, इंडिया गठबंधन की पकड़, और इसमें मैं जेएमएम को कहूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है जेएमएम ही चेहरा है, बाकी सब एक तरह से सपोर्टिव कास्ट की तरह है, तो उसका आपको असर इस तरह से दिख रहा है कि उसमें उस तरह की सेंधमारी बीजेपी नहीं कर पा रही है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल उस स्तर की सेंधमारी नहीं है। मैं ये नहीं दावा कर सकता हूं, या फिर ये बोला भी नहीं जा सकता है कि ट्राइबल्स बीजेपी को वोट नहीं देंगे। देंगे, जरूर देंगे। जो सरना वोटर हैं उसमें एक चंक जो है बीजेपी को जाता रहा है और जाएगा भी, लेकिन वो संख्या नहीं होने वाला है जो बहुत बड़ी तब्दीली जो है चुनाव परिणामों में उसका देखने को मिले। और जहां तक बात जो आप बोल रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चेहरा है, बिल्कुल हेमंत सोरेन ही चेहरा है। कांग्रेस हो, लेफ्ट का जो माले है, जो इस बार अलायंस का हिस्सा है, या फिर आरजेडी है, ये सब हेमंत सोरेन के ही कैंडिडेट हैं। झारखंड में इसी तरीके से चुनाव जमीन पे तो वही देखने को मुझे मिल रहा है। वहां पे कोई ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि ये आरजेडी का कोई कैंडिडेट है या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट है। एक जो बाहर से जो लोग झारखंड की इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, वो जरूर मान रहे हैं कि कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है और कांग्रेस को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के भी जो एमएलए के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, आप देखिए कि कल्पना मुर्मू सोरेन का कैंपेन वहां भी हो रहा है, हेमंत सोरेन का कैंपेन हो रहा है। लगातार उन लोगों की भी फोकस वही है कि हेमंत सोरेन के ही चेहरे पे जो है चुनाव लड़ा जाए। जो गाने
जो 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 क्योंकि चुनाव में गाना रिलीज होता है पॉलिटिकल पार्टियों का, आप ग्राउंड पे जब जाएंगी तो वही हेमंत सोरेन को लेकर के ही जो चीजें बनी है वो चलाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। तो एक चीज तो मैं देख पा रहा हूँ कि अलायंस में चेहरा जो हेमंत सोरेन है, और उसमें कोई डाउट नहीं है, सवाल नहीं है। इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच, उम्मीदवारों के बीच सारे लोग जो है उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन के छवि के ही ऊपर चुनाव इंडिया अलायंस के लोग लड़ रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए, बहुत महत्वपूर्ण एक दो और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इस बीच हमारे साथ शाहनवाज साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड के, और देश की सियासत को बहुत अच्छे से वो जानते परखते हैं। शाहनवाज साहब, आपका स्वागत, इस्तकबाल। अगर हम 3 बजे तक की बात करते हैं तो लगभग हम कह सकते हैं कि 60% तक मतदान हुआ है, 59.28%। 1 घंटे का अगर 3 के बाद हम जोड़ दें तो 950 बूथों पर 4 बजे तक, और बाकी जगहों पर जो है वो 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपसे मेरा सवाल ये कि आज की अगर आप स्थिति देखते हैं, और वोटिंग जबकि चल रही है अभी भी, क्योंकि जो लोग लाइनों में लगे हैं वो जब तक लगे रहेंगे जब तक वो वोट कर पाएंगे, स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि जब वोटिंग हो रही है तो बहुत सारी चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी झारखंड में है, जाहिर सी बात है उन्हें होना ही था, क्योंकि ऐसा ही वो हमेशा करते रहे हैं ताकि वो वोटर्स पर उसका असर डालें, और वो वही तमाम तरह की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। घुसपैठ, और वही बेटी और रोटी की बात, वही कटेंगे बटेंगे वाली बात, वही तमाम चीजें वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि जातियों में बांटा जा रहा है। यानी कि कोई डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा अगर है तो वो सिर्फ बांटने वाला एजेंडा है। इसका असर कितना? ऐसा है कि मैं लगातार अभी कुल्हान में हूँ, और 6 विधानसभा कवर किया मैंने सुबह से। हमारे साथ दिल्ली से भी टीम आई हुई है, न्यूज़ 24, और बहुत सारे लोग हैं। तो लगातार हम कवर कर रहे थे। तो इस दौरान जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें, खुद मैं रघुवर दास के क्षेत्र में जो कह रहा हूँ कि जो गवर्नर हो गए हैं अब, उनकी बहू वहां से चुनाव लड़ रही है, वहां पर बड़ा निराशाजनक रहा। कई बूथ ऐसे मिले मुझे 1 बजे तक जहां 30% से भी कम मतदान है। शहरी क्षेत्रों में जमशेदपुर पश्चिम की बात करें तो कई वहां बूथ ऐसे मिले जहां 2 बजे के बाद 40% से कम तक, जहां 60 के आसपास हो जाया करते थे पिछले चुनाव में भी देखा जाए तो। शहरी क्षेत्र में मतदाता बहुत कम निकले हैं, और मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र का अगर ग्रामीण क्षेत्र को अलग अलग किया जाए तो शहरी क्षेत्र में मतदान 50 से 60 के बीच होने जा रहा है। जो टाइम है 5 बजे का, जो जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनके लिए अलग समय है, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग है। मैं संजय की बात अंतिम में सुन रहा था। संजय अच्छी समझ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, और इन दिनों काफी अच्छा उन्होंने किया है। पॉलिटिकल खासकर मैं बात करूंगा तो काफी मेहनत करते हैं और काफी अच्छी समझ रखते हैं उसमें। लेकिन अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी, नो डाउट इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में हेमंत सोरेन के आसपास भी कोई दिख नहीं रहे। दिखने की बात तो दूर है, कोई चेहरा ही नहीं है इनका। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने मतलब किसी को चेहरा ही नहीं बनाया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये कहीं ना कहीं एक ये चीजें हैं, और जो पिछला प्रकरण है सब हेमंत सोरेन के साथ में। और इस बात से भी मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि कल्पना सोरेन एक अच्छी पार्ट, जेएमएम के लिए को एक अच्छा हैंड मिल गया। मैं कहूंगा कि उसका प्लस पॉइंट मिला है जो हेमंत जी के साथ हुआ उसका। मुझे ये लगता है कि एक अच्छा नेता मिल गया है, जो उसको जो क्राउड पुलर भी मुझे नजर आ रहा है, मैंने कई जगहों पर देखा है। लेकिन वहीं पर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं संजय के कि गठबंधन में जो शहरी क्षेत्रों में देखा जा रहा है, खासकर कांग्रेस और आरजेडी, जो मैं कल भी मैंने आपसे कहा था, कांग्रेस आरजेडी और माले का जो एलायंस होना चाहिए था वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। अगर जीत रहे कांग्रेस के कोई कैंडिडेट कहीं पर या जीतने की स्थिति में है, मैंने उन सीटों का नाम खुलासा 5 बजे के बाद आपको कर पाऊंगा कि जहां स्थिति इनकी बेहतर है, तो वो उनकी अपनी है। कार्यकर्ता जो है आपस में फ्रेंडली जो फाइट जो हुई है, इसका नुकसान मुझे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। और बड़ा मीन्स ये मार्जिन बड़ा है ये। अब इसको कैसे कवर करेंगे ये गठबंधन मुझे नहीं पता है, लेकिन 6-7 सीटों पर तो मुझे एकदम स्पष्ट मैं देख रहा हूं कि नजर आ रहा है कि काफी जो वोट बंटने का लाभ है वो उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एकदम निश्चित था कि वो सीट बीजेपी हारने जा रही थी। उन सीटों पर अब जो नतीजे आएंगे वो जरूर सबको चौंकाएंगे, खासकर उन लोगों को तो जरूर चौंकाएंगे जो ये मान के चल रहे थे कि हेमंत की सरकार आ रही है।
क्या आपको लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर तो लोग मान ही रहे हैं? महाराष्ट्र की बात कर लें और झारखंड की बात कर लें और 5 साल महाराष्ट्र में तो आप ये देखें कि महाराष्ट्र में तो अभी भी वहाँ सरकार है उनकी भारतीय जनता पार्टी अलायंस की। लेकिन झारखंड में तो इंडिया गठबंधन की है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी भी आपको कुछ इलाकों में देखने के लिए मिलेगी। लोग नाराज हो सकते हैं, 5 साल की सरकार रही है। अगर उसके बावजूद हेमंत सोरेन कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनके पास नहीं था। उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी नीचे गिरता है। पूरी सेंट्रल लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां पर लगा रखी है। फ्लैट्स लेकर जो जो मंत्री हैं वो वहां पर रह रहे हैं। तमाम तरह के जहरीले बयान दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कि रोड शो से बचते हुए नजर आते थे, वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रैलियों में उतनी भीड़ नहीं है। रोड शो में कुछ हजार लोग इकट्ठा करके दिखाया जा सकता है कि देखिए कितनी भीड़ है और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जो कि अब नहीं लगते हैं। उनका वो करिश्मा जो है वो अब नहीं चल रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और लोगों को, शाहनवाज साहब, एक कंफ्यूजन भी तो हो सकता है कि जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आजसू की बनती है तो कौन बनेगा? यहाँ तो चेहरों की भरमार है, हर कोई कह रहा है कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो भी एक कंफ्यूजन है। क्या इस सब का असर आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैं शहरी क्षेत्र में देखिए वोट, मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी गौन है। मैं संजय ने जो कहा एकदम ठीक कह रहा हूँ कि दोनों स्टार प्रचारक बने हुए हैं। भले क्राउड पुलर हों जो आ रहे हैं, ये नहीं कहूंगा कि मोदी की सभा में भीड़ नहीं हो रही है या भीड़ कैसे लाई जा रही है, वो सब पॉलिटिकल होता रहता है। लेकिन जो मैं एक एक घर को नॉक किया हूँ, क्योंकि मैं धरातल पर जाकर पूरी चीजों को तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि लोगों की रिपोर्ट आई और उसको, जो मैंने ग्राउंड पर देखा है, ग्राउंड पर जेएमएम मैं ये कह सकता हूँ कि 21 है बीजेपी से, 19 और 20 नहीं है, 21 है वहां पे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में मुझे जस्ट रिवर्स नजर आ रहा है। और वोट देते हुए भी, क्योंकि ये समझ में आता है, जैसे बना हुआ एजेंट्स बूथ बने हुए हैं, तो दिख जाता है वहां पर कि किसके खाते में कहाँ कितना जा रहा है। तो ये आकलन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे सीट पर, मैं बार बार कह रहा हूँ सभी सीटों की बात नहीं कर, ऐसे सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, या फिर जहां पर कुछ ऐसे बहुत क्लोज फाइट है, वो और उस फाइट में कितना, ये नहीं कह सकते हैं कि अपर हैंड है जेएमएम या अपर हैंड है बीजेपी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 6-7 सीटें अगर ठीक नहीं होती हैं तो रिजल्ट चौंकाने वाले आ सकते हैं। जो जिसका ओके, क्या एक्सपेक्टेशन आपको लग लोग रहा है नहीं कि कर वो रहे थे, सीटें वो जहां पर 1500 2000 तक का जहां पर मार्जिन होगा उसमें बीजेपी खेल कर सकती, क्योंकि वो हमने देखा है, वो हरियाणा से लेकर और जगहों पर उसने किया है। और अगर मार्जिन 5000 से बढ़ जाता है तो वहां पर वो तमाम मैनेजमेंट करना उसके लिए मुश्किल होगा, जो वो करती रही है। खेल करने की जरूरत क्या है? गिरिराज सिंह को आरजेडी से खड़े हो गए हैं, वहां पर वोट बट रही है, मतलब कुछ सीटों की बात कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी, जो कह रहा, लगातार कहते आ रहा था कि अपना सीट लूज कर रहे थे, वहां वहां भी आपस में इन लोगों का फ्रेंडली फाइट है। वहां पर एक तरह से बोलते हैं ना, एक फुटबॉल में बच्चे पहले खेलते तो वॉक ओवर हम लोगों ने दे दिया। मुझे तो यही लगता है कि वॉक ओवर टाइप से इन लोगों ने दिया है, जिस तरह से फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं उन सीटों पर। उतना डिवीजन तो वोट जी। का हो रहा है, 2-4-5 हजार नहीं, अच्छा खासा वोट का डिवीजन हो रहा है। 10 से 15 हजार भी अगर वोट का डिवीजन हो रहा है तो बड़ा मार्जिन है वो। उन सीटों पर हम्म, यूपीए गेन नहीं करने जा रही है, एकदम बहुत स्पष्ट है। अगर कोई भी ठीक है। अभी 20 तारीख को भी चुनाव होना है, उन सीटों पर भी अगर आप सर्वेक्षण करते हैं जाकर, तो आपको दिखेगा कि डिवीजन ऑफ वोट जो है उसका लाभ बीजेपी को डेफिनेटली उन सीटों पर मिलेगा। लेकिन फाइट नेक टू नेक है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि 40-41 नेक टू नेक फाइट है। ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी कि 20 के बाद जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलने जा रही है हेमंत सोरेन। ओके, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अभी किसी को नहीं दिख रही है। शाहनवाज साहब बिल्कुल जमीन पर जाकर उन्होंने कहा कि वो डोर टू डोर एक तरह से लोगों से बात जो उन्होंने की है उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं। कांटे की टक्कर है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और मैं फिर से ये कहूंगी कि अगर तमाम अपनी अथक पावर का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, तमाम अपनी सरकारी मशीनरी जो सेंटर की है वो लगा के सब कुछ वहां पर किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसके बावजूद अगर हेमंत सोरेन 5 साल सरकार चलाने के बाद टक्कर दे रहे हैं तो ये भी एक तरह से हेमंत सोरेन की, संजय जी, कामयाबी ही देखी जाएगी ये। और क्या बिल्कुल। आपको ये लग रहा है कि, जी, क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो घुसपैठिया कटेंगे बटेंगे
और रोटी बेटी आपकी छीन के ले जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी बिल्कुल निचले स्तर पर आकर के लगता है कि इससे नीचे नहीं जा सकते, तो फिर वो और नीचे ये जाकर एक बात लाइन है करते बुशरा जी, इसके लिए ये इनकी हताशा है, ये इनकी जी हताशा है, इन मुद्दों को उठा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पर वर्क ही नहीं किया इन लोगों ने। अब घुसपैठिए इनको कहाँ मिलेंगे? कुल्हान में। कुल्हान की बात करें, संजय भी जानते हैं, काफी घूमते हैं, संजय को भी पता है ट्राइबल क्षेत्र में कुल्हान में जाइएगा तो वहां वहां तो तमाम सभी लोग ट्राइबल्स हैं, वहां मुस्लिम कहाँ हैं आपको मिलेंगे? वो ट्राइबल क्षेत्र में या तो क्रिश्चियन है या आदिवासी हैं या शरण आदिवासी हैं कुछ सर्टेन पार्ट्स में। तो आप पहले केस की बात कर रहे हैं, वहां कहाँ घुसपैठिए हैं? तो उन उन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनकी जो स्ट्रेटेजी है, ये या हताशा कहें या चुनाव में तो ही कहूंगा, हताशा नहीं कहेंगे, चुनाव की जो स्ट्रेटेजी है कहीं ना कहीं उसमें भूल है, बड़ी चूक है इनकी है, जिसके कारण जिसका लाभ डेफिनेटली मिलेगा जेएमएम को, जेएमएम और इंडिया गठबंधन को वहां पर जरूर मिलने जा रहा है। ओके, आपको भी ऐसा लगता है स्ट्रेटजी संजय जी? स्ट्रेटजी ही माना जाना चाहिए, जैसा शहनवाज सर बोल रहे हैं। एक्चुअली आप जो बोल रही हैं, जो बुशरा जी बोल रही हैं कि 5 साल काम करने के बावजूद अगर कांटे का मुकाबला है तो हेमंत सोरेन की ये कामयाबी है। बिल्कुल कामयाबी है और बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, और यही वजह है कि जो असल मुद्दे हैं उस पे बातचीत नहीं करके, चूंकि हेमंत सोरेन सामने खड़े हैं 5 साल काम करने के बावजूद, बीजेपी के तमाम संसाधनों के बावजूद। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरफ से संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है, इस तरफ से भी संसाधन हैं, और चूंकि 5 साल रहे हैं सरकार में तो संसाधन की कमी तो नहीं है। लेकिन हाँ, अब कंपेयर अगर आप करेंगी तो बीजेपी बिल्कुल सबसे ज्यादा संसाधन वाली पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो वो जेएमएम उस मुकाबले में नहीं है, लेकिन संसाधन की कमी जेएमएम के पास भी नहीं है। अब बात है कि अब 5 साल रहने के बावजूद अगर सामने अगर कोई खड़ा है तो बिल्कुल कामयाबी की बात तो है ही, और यही वजह है कि बीजेपी के पास जो है, आप जो 2-3 मुद्दे जिस पे बातचीत कर रही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे के जैसे नारे, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, या फिर जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मसला है, ये 3-4 जो मुद्दे जिसको बनाए जा रहे हैं चुनाव में, वो दरअसल इसलिए ही है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन खड़े हैं, उनको जो एक कार्ड चाहिए वो कैसे नरेशन सेट हो पाएगा। तो इसी नरेशन के आधार पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है और उसका बेनिफिट्स भी है। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। हताशा आप क्यों बोलेंगे? क्या पहली दफा तो बीजेपी ने इस तरीके का चीज का इस्तेमाल किया नहीं है? ये जग जाहिर है। बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है कि जहां कहीं भी इस तरीके से हो, कैसे अपने वोटरों को मोबिलाइज किया जाए, और उसमें उनको सफलता भी मिलते रही है। तो ये टेस्टेड है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ऐसा कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इसका काट तरीके से नहीं ढूंढ पा रही है तो ये जेएमएम की गलती है। जेएमएम और इंडिया अलायंस को बिल्कुल मान के चलना तो चाहिए क्या, था कि इस लेकिन तरीके क्या से संजय, चीजें हों। आप जो कह रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी तो है? वो कह रहे हैं कि लड़ाई विचारों की लड़ाई है, ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई 50% का जो कैप है उसको बढ़ाने की है, ये 90% और बनाम 10% है। तो नैरेटिव तो है, नैरेटिव लोकसभा में भी चला, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो नैरेटिव विधानसभा में चल रहा है? क्या वो सांप्रदायिक सियासत की काट बन रहा है? ये सवाल है। नैरेटिव तो है इंडिया गठबंधन के पास। नहीं, वो नैरेटिव मैं जो लोकसभा में चला, वो नैरेटिव विधानसभा में मैं नहीं देख पा रहा हूं कि संविधान बचाने की लड़ाई जैसी कोई नैरेटिव जो है इंडिया अलायंस ने यहाँ पे सेट किया है। राहुल गांधी आए, जरूर इस तरीके की बातचीत उन्होंने की। एक नई बातचीत उन्होंने ये भी की यहाँ पे कि जो आरक्षण का जो स्लैब है उसको तोड़ करके उसके दायरे को बढ़ाएंगे, ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा, एसटी-एससी का आरक्षण बढ़ेगा। लेकिन उस तरीके से ये चीजें जो है वो सेट नहीं हो पा रही है एजेंडे में इंडिया अलायंस के, जिसपे लोग बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हों। हाँ, कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे जो है ना केवल सोशल मीडिया पे बल्कि ग्राउंड पे भी लग रहे हैं। तो वो बीजेपी के जो लोग हैं वो अपने नैरेटिव पे काम जरूर कर रहे हैं। इधर से वो नैरेटिव पे काम नहीं हो रहा है। इधर से 2 चीजें जो भारी पड़ रही है बीजेपी के लिए, और मुझे लगता है कि इस पे और अगर सेकंड फेज में भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करता है तो वो ज्यादा बेनिफिट्स दिला पाएगा। एक जो बिजली बिल का जो माफी का जो मुद्दा है, और दूसरा मैया सम्मान योजना का है, और एक और है किसान का जो ऋण माफी हुआ पिछले 5 सालों में। ये सब मुद्दे ज्यादा असरदार हैं, खास करके गांव दराज में
जो चीजें बातचीत हो रही है जिसपे, तो वो ज्यादा असर कर रहा है। और यही वजह है कि इन चीजों के वजह से ही जो है हेमंत सोरेन 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद खड़े हैं, तब जबकि युवाओं में नाराजगी है। इसको कोई खारिज नहीं कर सकता, झुठला सकता कि युवाओं में नाराजगी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हेमंत सोरेन यह जरूर सदन के अंदर, सदन के बाहर भी बोलते रहे, अब भी सोशल मीडिया पे वो बोलते रहे हैं। कल की एक खबर है कि सोशल मीडिया पे उन्होंने जब एक पोस्ट किया तो उसपे एक कमेंट जो सोशल मीडिया हैंडल से जो है कि उन पे सवाल खड़ा किया गया। उस हैंडल्स को जो है सीएम ने खुद जवाब दिया और बकायदा बताया कि कैसे वो क्या-क्या किए। वो बता रहे हैं कि जब हम 50 लाख माता बहनों को पैसा दे सकते हैं, जब हम एनपीएस ला सकते हैं, जब हम बिजली बिल माफ कर सकते हैं, तो हम नौकरी क्यों नहीं दे सकते हैं। वो अब सफाई दे रहे हैं कि दरअसल उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दे पाए और आगे क्या वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो जब वो बोलते हैं कि इच्छा शक्ति तो है, कारण कुछ रहे जिसकी वजह से नहीं हो पाया, तो वो जरूर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस पे कितना भरोसा जो है झारखंड का युवा करता है, वो जरूर उसका असर चुनाव परिणामों में दिखेगा। लेकिन और सर मुझे तो अगर ये भी बोल देखना रहे है हैं, कि जी, लेकिन जैसा आपने सर पहले अगर भी बोल कहा रहे और हैं, जी, मैं बात सिर्फ अपनी एक पूरी लाइन करिए। में, हाँ सर जी, अगर बोल रहे हैं कि गांव में उत्सुकता है और हेमंत सोरेन को लेकर के वो एक वेव देख पा रहे हैं, वेव ना सही कम से कम उत्साह अगर देख पा रहे हैं सर, और शहरों में वो उत्सुकता नहीं है किसी को लेकर के, और वो वोटिंग वो मतदान केंद्रों पे लोग नहीं निकल कर के जा पा रहे हैं, तो पूरे देश का जो बाजार है, शहर है, वो आमतौर पे यह माना जाता है और माना जाना भी चाहिए, जो अब तक की परिस्थितियां रही है कि वो बीजेपी के वोटर हैं ज्यादातर। अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो वो तो फिर बीजेपी के लिए ही नुकसान है ज्यादा। तो मैं जो समझ पाता हूं, अब तो सर इस पे ज्यादा बात रखेंगे। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, आपने ऐसा है बहुत सही कि बात कही और ये हमने और जगहों पर भी देखा है शाहनवाज़ साहब, और बीजेपी इसको लेकर बहुत चिंतित नज़र आई और हमने देखा बिल्कुल, हरियाणा में उसने उसने अपनी वोटिंग का दिन था उसको बढ़वाया, उसने चुनाव की तारीखों को बढ़वाया। उसने और उत्तर प्रदेश में भी ये किया है। जी, एक जी। जो चीज मैं बोलना चाह रहा था, सर जो बोल रहे थे, ये जो फ्रेंडली फाइट वाली जो बात है, वो महज सिर्फ 3 सीट पे है। एक ये जो गिरिनाथ सिंह का जो चर्चा कर रहे हैं सर, गिरिनाथ सिंह चूंकि आरजेडी के यहाँ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी गए, लास्ट समय में लोकसभा में आरजेडी फिर आए, फिर विधानसभा चुनाव के दौरान वो सपा के टिकट से लड़ रहे हैं। तो गढ़वा की जो सीट जहां से गिरिनाथ सिंह लड़ रहे हैं, वो फ्रेंडली फाइट नहीं है। वहां पे स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मिथिलेश ठाकुर है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे लड़ रहे हैं। 3 सीट महज है जहां पे फ्रेंडली फाइट है। एक छतरपुर की सीट है जहां पे राधा कृष्ण किशोर को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने और विजय राम है वहां से आरजेडी के, पुष्पा देवी जो अभी मौजूदा एमएलए हैं जो बीजेपी से हैं, और एक जो सीट है विश्रामपुर का, वहां से नरेश सिंह को आरजेडी ने दिया है और कांग्रेस से कोई चंद्रवंशी करके हैं उनको टिकट मिल गया है। और एक जो राजधनवार की सीट है जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, राजधनवार पे माले ने अपना कैंडिडेट दिया था पहले, बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट दे दिया वहां पे, निजाम अंसारी करके हैं संभवतः, उनको टिकट मिला है। और यही मात्र वो 3 सीटें हैं, इसके अलावा कहीं ज्यादा फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति नहीं है। 2-3 सीटें हैं जी। जहाँ पर बागी मतलब उसी तरह के है, स्थिति वैसे ही है। 2-3 सीटें और बागी हैं, सर आपको मैं एनडीए डिटेल फोल्डर में भी कई सारे हैं, तो हाँ, बागी तो वो खैर है लड़ ही रहे हैं। जी, ऑब्वियसली। और दूसरी लेकिन तरफ लेकिन शाहनवाज़ साहब ये ये चिंता तो बीजेपी को होनी चाहिए। अगर शहरी वोटर नहीं निकल रहा है, तो ये तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि श्योर, यानी इसलिए कि मैं कह रहा उसको हूँ कि लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है जनता में। बिल्कुल शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारी चीजों को जो है देखने को मिल रही हैं, बहुत कमियां हैं जी, और नुकसान फायदे की बात कर रहे हैं, तो ये तो अब 23 को ही पता चलेगा किधर है। लेकिन जो मेरा आकलन है, क्योंकि जैसे झारखंड में बहुत कम लोग जानते हैं, कई ऐसी सिटी हैं जो मुस्लिम जहां 60% से ज्यादा है, कई ऐसी सिटी हैं जहां पर 50% मुस्लिम है, कहीं 40% मुस्लिम है, कहीं 30% मुस्लिम है। उन क्षेत्रों में मैं आज से मतलब मीडिया जब से कवर कर रहा हूँ, वहां वोटिंग मोर देन 70-80 तक जाती है।
वहां का जो रेशियो है वो वोटिंग का कम होना, उन क्षेत्रों में वोटिंग का कम होना, ये चिंताजनक है, ये कह रहा हूं। और नाराजगी तो स्पष्ट हेमंत सोरेन से मुस्लिम समुदाय को है, ये मैसेज तो जा चुका है। क्या कांग्रेस उसका डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्या राहुल कांग्रेस में लोकल लीडर्स, राहुल गांधी के आने के बाद कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन कांग्रेस में लीडरशिप है कहाँ? संजय बेहतर बताएंगे, लोकल लीडरशिप है कहाँ? ये थके हारे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे नहीं है। मैं सर के दावों को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल विनम्रता से मैं बोल रहा हूं कि ये जो अल्पसंख्यकों में जो नाराजगी वाली बात है, ठीक है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे बातचीत हेमंत सोरेन बीते 5 साल में नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो नाराजगी की जो बात है वो आम मतदाता में नहीं है। अब नाराजगी किसमें है? जो पॉलिटिकल जिसमें एम्बिशन है, जो चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर जो सक्रिय हैं थोड़े बहुत, AIMIM से जुड़े हुए हैं, उनकी नाराजगी। संजय, ये उलमाओं की बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए हैं जो सार्वजनिक तो नहीं है, मीडिया में नहीं आया, लेकिन बहुत सीटों पर ये मुस्लिम बहुल हैं जहां निर्णय लिया गया है। ठीक है, उसको बीजेपी वालों ने भी वायरल करवाया है। मैं उपचुनाव का एक जिक्र कर देता हूं सर यहाँ पे। जी संजय, वही मैं एक बात जो शहनवाज साहब और आप दोनों से पूछना चाह रही थी कि हमने उत्तर प्रदेश से लेकर और जगहों पर देखा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से नाराजगी थी मुसलमानों की कि भाई हमने आपको झोली भर का वोट दिया, लेकिन आपने हमारे साथ, जब हमारे पास जुल्म हो रहा था आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए नजर आए। ऐसे और भी जगहों पर। लेकिन राहुल गांधी जब से सामने आए हैं और वो जिस तरह से मुखर होकर बातों को रखते हैं, कहते हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, मंचों से भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो पूरा रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। अगर उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको ये पार्टी या कांग्रेस चुनना है, तो मुझे लगता है कि देश भर में लोग कांग्रेस को चुनेंगे, इसमें कोई किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। तो सवाल मेरा दोनों से मेरी एक जी शाहनवाज साहब, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं अपनी बात। झारखंड के मुसलमानों के लिए हेमंत सोरेन नहीं, राहुल गांधी नेता है। और जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां कांग्रेस है, वहां कांग्रेस को ऑब्वियसली वोट मिलने जा रहा है। और उन सीटों पर मैं देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, बात भी कर रहा हूं, इवन जेवीएम के बड़े नेता हैं, नाम नहीं लूंगा, कई मुस्लिम चेहरे हैं बड़े, वो लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम हाशिए पर ठेल दिए गए, हमारी जरूरत नहीं है पार्टी को। ये फीलिंग उनके अंदर में है। उसमें कई बड़े नेता हैं जेवीएम के मुस्लिम जो ये कह रहे हैं। सर मुझे नहीं मालूम है कि उलेमाओं की बैठक में या फिर मौलानों की बैठक में क्या कुछ तय किया जा रहा है, और अब हो सकता है कि मीडिया में खबरें नहीं आए, लेकिन मैं ग्राउंड पे जो मैं देखता हूँ, चूंकि मेरी भी बैठकी जो है चलते रहती है, लोगों के साथ बातचीत भी होते रहती है। मैं चुनाव लोकसभा चुनाव में मैंने 240 कहा था, और अच्छा लगेगा का मेरे साथ मेरा छोटा भाई मेरे आकलन को गलत साबित करते, मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में ये आकलन एकदम मैं करके जा रहा हूं। अंतिम बात सुन लीजिए, अंतिम लाइन है मेरा, दोनों नेक टू नेक हैं झारखंड में। ओके, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर कि नेक टू नेक है। संजय, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नेक टू नेक है मैम, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक मुझे भारी लग रहे हैं हेमंत सोरेन। और सेकेंड फेज की जो सीटें हैं, उत्तरी छोटा नागपुर की जो सीटें हैं, उसमें क्या कुछ कमाल माले के आने के बाद होता है, वो भी बड़ा देखने वाली चीज होगी, क्योंकि पहली दफा इंडिया अलायंस में माले की भूमिका। कि अगर प्रियंका गांधी जैसा, क्योंकि प्रियंका गांधी का चुनाव खत्म हो गया, वो अगर आती हैं, कल्पना सोरेन के साथ मंच पर अगर नजर आती हैं, या राहुल गांधी अपनी रैलियों में अगर इजाफा करते हैं, तो क्या इसका असर देखने के लिए मिलेगा अगले फेज में? बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा, और आना भी चाहिए। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सभाएं भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ चूंकि झारखंड में जो स्थानीयता का भाव है वो ज्यादा है। स्थानीय नीति का मसला सोचिए कि अब तक हल नहीं हो पाया है। फिर से इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए हो, दोनों के मैनिफेस्टो में है। बड़े नेताओं के आने से होता यह है कि लोग जो है सुनने चले जाते हैं, तो बड़े नेताओं की आड़ में जो छोटे नेता, जो उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी बात रख पाते हैं इकट्ठे, तो उसका बेनिफिट्स मिलता है। और बड़े नेता जब आएंगे, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से लोगों के सोचने में
जो बदलाव आया है उनको लेकर के, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये इंतज़ार हमें ज़रूर करना पड़ेगा कि आज क्या वोटिंग परसेंटेज आखिर तक रहता है और क्या हमें आज रात तक ही पता चल जाएगा कि कितने परसेंट वोटिंग हुई है या फिर हम कोई खेल इसमें भी देखेंगे, जो हम देखते आए हैं, वोटर्स की संख्या बढ़ जाना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना और इसीलिए कल्पना सोरेन ने फॉर्म 17 सी ये बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी रैली से कहा, तो सजग नज़र आ रहा है इंडिया गठबंधन इन तमाम चीज़ों को लेकर क्योंकि कहते हैं कि दूध का जरा छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, तो क्या वो कर पा रहे हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा और वोटिंग परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो ये बताती है कि जनता में कितना उत्साह है, कहाँ किसके फ़ेवर में किस तरह से वोटिंग हुई है, ये बहुत कुछ चीज़ें जो हैं उससे तय होती हैं। लेकिन कांटे की टक्कर है ये कहा जा सकता है। संजय का कहना है कि इस पहले फ़ेज़ में जेएमएम को एज है और वहीं शाहनवाज़ साहब का कहना है कि बिल्कुल नेक टू नेक कांटे की टक्कर है। ये दोनों का कहना अभी कहना मुश्किल है किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये कह सकते हैं पहले फ़ेज़ में संजय के अकॉर्डिंग जेएमएम को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, शाहनवाज़ साहब आपका भी, संजय जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप रोज शाम की तरह 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज़ पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।